नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कभी सोचा है कि भारत में कुछ सरकारी आयोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली क्यों होते हैं? कुछ को बदलना लगभग नामुमकिन सा लगता है, जबकि कुछ रातों रात बदल दिए जाते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और ये समझेंगे कि इन निकायों को उनकी शक्ति आखिर मिलती कहाँ से है। देखिए, हर सरकारी संस्था की शक्ति का एक स्रोत होता है। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि ये अधिकार, ये ताकत आखिर आती कहाँ से है। इस पूरी प्रणाली को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक हालिया और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखना। ये कहानी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी की, जिसके दर्जे में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया। तो एनसीबीसी का काम है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना। और हाल ही में इसके दर्जे में जो बदलाव हुआ है ना, वो हमें इन अलग अलग तरह के सरकारी निकायों के बीच का फर्क समझने में बहुत मदद करेगा। तो हुआ ये कि साल 2018 में 102वें संविधान संशोधन के जरिए एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और फिर 2021 में 105वें संशोधन ने राज्यों की शक्तियों को और साफ किया। इन दो बड़े बदलावों ने एनसीबीसी की पूरी बनावट और उसके स्थायित्व को ही बदल के रख दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि एनसीबीसी अब उतना ही शक्तिशाली हो गया जितना कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बने राष्ट्रीय आयोग हैं। और ये जो संवैधानिक दर्जा मिला है ना, यही हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल की ओर ले जाता है। तो सवाल ये है कि इस संवैधानिक दर्जे का असल में मतलब क्या है और ये बाकी सरकारी निकायों से अलग कैसे है। इस सवाल का जवाब ही हमें सभी सरकारी आयोगों को समझने का एक साफ सुथरा ढांचा देता है। इन वर्गीकरणों को एक पिरामिड की तरह समझिए। इसमें शक्ति के 3 अलग अलग स्तर हैं और हर स्तर अपनी ताकत एक अलग स्रोत से लेता है। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। पिरामिड में सबसे ऊपर है संवैधानिक निकाय। इनकी शक्ति सीधे भारत के संविधान से आती है। इन्हें बदलना या हटाना बहुत बहुत मुश्किल है। फिर बीच में आते हैं वैधानिक निकाय। इन्हें संसद एक कानून पास करके बनाती है। और सबसे आखिर में है गैर वैधानिक निकाय, जिन्हें सरकार सिर्फ एक कार्यकारी आदेश से बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। तो ये है शक्ति का पूरा पदानुक्रम। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये फ्रेमवर्क है, तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। कुछ और आयोगों को देखते हैं और पता लगाते हैं कि वे इस पिरामिड में कहाँ फिट बैठते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की। इसका काम मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखना है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये है एक वैधानिक निकाय। क्यों? क्योंकि इसे 1993 में संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अगला नाम है विधि आयोग का, जो देश में कानूनी सुधारों पर सरकार को सलाह देता है। और ये एक गैर वैधानिक निकाय है। मतलब इसे बनाने के लिए संसद में कोई कानून पास नहीं किया गया, बल्कि इसे सरकार ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके बनाया है। और आखिर में एक और उदाहरण देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी एनसीडीआरसी। ये उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए काम करता है। और ये भी बिल्कुल एनएचआरसी की तरह ही संसद के एक अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत बनाया गया है। तो ये भी हुआ एक वैधानिक निकाय। तो हमने जिन 4 प्रमुख निकायों पर नजर डाली, उनमें से केवल एक यानी एनसीबीसी ही है जिसे वो सर्वोच्च संवैधानिक दर्जा हासिल है। तो सवाल उठता है कि ये भेद आखिर इतना मायने क्यों रखता है? क्या ये सिर्फ एक लेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वर्गीकरण सीधे तौर पर ये तय करता है कि कोई निकाय कितना शक्तिशाली और कितना स्वतंत्र है। इसको ऐसे समझिए, संवैधानिक निकाय पत्थर के उस नींव पर बने हैं जिसे हिलाना नामुमकिन है, मजबूत और स्थायी। वहीं दूसरी तरफ वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय रेत पर बने हैं, जिन्हें राजनीतिक हवाएं आसानी से बदल भी सकती हैं और हटा भी सकती हैं। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज के इस चर्चा से हमें क्या मुख्य बातें याद रखनी है। पहली, निकाय की शक्ति का स्रोत ही उसका वर्गीकरण तय करता है। दूसरी,
संवैधानिक निकाय सबसे ज्यादा स्थायी और स्वतंत्र होते हैं। तीसरी, वैधानिक निकायों को संसद बनाती और बदलती है। और चौथी, गैर वैधानिक निकाय सबसे लचीले होते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है जो इस पूरे अंतर को बयान करती है। अंतर स्थायित्व और शक्ति का है। एक संवैधानिक पत्थर में उकेरा गया है, दूसरे विधायी या कार्यकारी स्याही में लिखे गए हैं। ये लाइन सच में इन निकायों के बीच की गहरी खाई को दिखाती है। तो हमने देखा है कि संवैधानिक दर्जा सबसे ज्यादा स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी निकाय के लिए स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच सबसे अच्छा संतुलन कैसे बनाया जाए, चाहे वो संवैधानिक हो, वैधानिक हो या फिर कार्यकारी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।